वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये थर्मल फिजिक्स का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा दिया है जिसमें हमने जो टॉपिक लिया था, मेजर टॉपिक था हमारा आइडियल गैस कॉन्सेप्ट था और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस था, और मैक्सवेल्स पे जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उस पर एक ग्राफ मैंने बना करके दिया था, और जो ग्राफ था वो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में दिया गया था। तो ये इसका नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा, ये नेक्स्ट टॉपिक में हमने जो आज लिया है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, और आइडियल गैस क्या था उसके बारे में जानने के लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ एनर्जी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंट टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी बात करेंगे, इसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी की बात करेंगे, इसके बाद मेन फ्री बात क्या होता है। इन 3-4 टॉपिक जो हमारे पास हैं इन पे आज बात करेंगे। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये 11th के रिस्पेक्ट में भी यानी 12th में भी ये पूछा जा सकता है। तो इसका डेरिवेशन एक तरीके से मैंने लिख दिया है, हालांकि वैसे डेरिवेशन का यूज़ नहीं है, लेकिन डेरिवेशन मैंने इसलिए कराया क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो आपका कितना स्ट्रांग है या स्ट्रांग हो सकता है उस पर हमने चर्चा करने के लिए ये सारी चीज़ें लिख ली है। इसके बाद ये थोड़ा सा नोट पॉइंट है इसी के रिगार्डिंग, और डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैक्सवेल ऑफ इक्वेशन एनर्जी और डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी और स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, और ये मेन फ्री पाथ के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं। तो हमने ये लिया है कंटेनर, ये क्यूब लिया है, इसका वॉल्यूम v, इसकी लेंथ यानी ये लेंथ, ये एक मिनट, इसका जो लेंथ है वो l है, ठीक है, यानी क्यूब है तो लेंथ विड्थ हाइट सब सेम है, l है। और इसमें नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल जो लिए हैं हमने कैपिटल N लिया है, यानी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल टोटल कितने हो जाएंगे तो कैपिटल N होंगे, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया है जैसे कि कोई सा भी मॉलिक्यूल्स है, मान लेते हैं ओरिजिन पे है, ठीक है, ओरिजिन पे है, इसकी ये डायरेक्शन हो सकती है, ये डायरेक्शन हो सकती है, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, यानी एक्स वाई जेड, यानी तीनों में डायरेक्शन हो सकती है। किसी एक मॉलिक्यूल्स के पास 3 डायरेक्शन हो सकते हैं एक्स वाई जेड में, ठीक है। तो यहाँ से हमने बात किया वेलोसिटी ऑफ 1 यानी एवरेज वेलोसिटी या बी आर एम एस वेलोसिटी 1 2 3 4 यानी एन इन सब की अलग अलग है, एक मॉलिक्यूल्स की या 2 सेकंड 3rd 4th की, इस तरीके से उसकी एवरेज वेलोसिटी रखी है, ठीक है। यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी होगी एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड में तीनों डायरेक्शन में हो जाएंगे एक्स वाई, यानी अगर इन तीनों को जोड़ते हो तो किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की उसकी स्पीड मिलती है या वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। इसके बाद ड्यू टू रैंडम मोशन, यानी कि ये तीनों की क्या होती है, रैंडम मोशन होती है। तो यानी जो एक्स डायरेक्शन में जाओगे या वाई डायरेक्शन में जाओगे या जेड डायरेक्शन में जाओगे, एक कंटेनर क्या है, अगर उसकी लेंथ इक्वल है तो जो उसकी स्पीड होगी ये तीनों डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, एक्स वाई जेड यानी तीनों में सेम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम एक्स वाई जेड में यानी हमने पता है कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर ऐसा करते हैं। तो यहाँ से अगर बी एक्स बी वाई बी जेड यानी ये बराबर है तो हम बी वाई को भी बी एक्स में और बी जेड को भी बी एक्स में लिख सकते हैं। यानी अगर तीनों जगह से बी एक्स हम निकालते हैं तो यहाँ से 1 2 3 को जोड़ोगे यानी स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट के अंदर बचेगा, ठीक है। उसी तरीके से हम अगर वाई के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो एक्स को वाई और जेड को भी वाई के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा एक्स रूट 3 वाई रूट 3 और जेड रूट 3, यानी किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड आएगी एक्स और वाई जेड डायरेक्शन में वो तरीके से सेम आएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम की, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जैसे कि ये वाल है, ठीक है, अगर हम इस वाल की बात कर लेते हैं ए बी सी डी, इस फेस को देखते हैं एक्स फेस वाले में, तो यहाँ से अगर उस पर टकराते हैं, यहाँ से मॉलिक्यूल गया है यहाँ, ठीक है, इस पर जो स्पीड थी एम बी एक्स, एक्स डायरेक्शन में वी एक्स और उसका मास एम था तो एम, यानी मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम हो गया एम बी एक्स। इसके बाद टकराने के बाद रिवर्स आएगी, इसका डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, माइनस में कर दिया तो एम बी एक्स, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2 एम बी एक्स, इसके हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, समझ में आया। तो यहाँ से इसका चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2 एम बी एक्स, ठीक है। इसके बाद हमने फोर्स की बात की, हमने जो फोर्स पढ़ा हुआ सेकंड लॉ में जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड लास्ट से हमने देख लिया फोर्स जो हो गया डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी से, यानी इसका डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ रख दिया 2 एम बी एक्स डिवाइडेड बाई, देखो टाइम दिया है तो v इक्वल टू में होता है डी डिवाइडेड बाई टी, तो यहाँ से t हो जाएगा डी डिवाइडेड बाई वी, यानी d कितना टोटल स्टेज 2l चलेगा, यहाँ से जाएगा l फिर रिटर्न आएगा l, यानी हो गया 2l इंटू में वी एक्स, सॉरी ऊपर भी चला जाएगा, यानी तो यहाँ से इंटू में वी एक्स हो जाएगा, नीचे में ऑन कर दो। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कैंसिल, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एम डिवाइडेड बाई वी एक्स इंटू बी एक्स हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, यानी एम डिवाइडेड बाई एल यानी बी स्क्वायर यानी 3, और बी एक्स स्क्वायर हमने इसके रिस्पेक्ट में लिख दिया तो यहाँ से हो जाएगा वी डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से कुल मिला के अगर हम बात करते हैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स, पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो प्रेशर जो लगेगा, प्रेशर में पता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी इसके फोर्स की वैल्यू रख दी है तो हमने देखिए ये देखो
ml/b² और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो हमें एरिया और लेंथ, अगर एरिया और लेंथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वॉल्यूम मिलता है। तो हो गया 1/3 m × v² वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रेशर, यानी अगर हम टोटल गैस की बात कर लेते हैं, किसी एक फेस पे कितना प्रेशर, तब सबसे पहले हमने देखा एक मॉलिक्यूल कितना प्रेशर लगाता है, तो एक मॉलिक्यूल प्रेशर इतना लगाता है, ठीक है। इसके बाद हमने बोल दिया कि इस फेस पे यानी एक्स फेस पे टोटल मॉलिक्यूल्स अगर एक्स डायरेक्शन में जाने वाले हैं वो कितने लगाते हैं, तो हमने ये रख दिया समेशन, यानी हमने सबको ऐड कर दिया, जितने भी मॉलिक्यूल्स n मॉलिक्यूल्स है तो n मॉलिक्यूल्स टकराएंगे। तो 1/3b यानी ये वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो हमने 1/3 कांस्टेंट निकाल दिया। mv², अगर हम n कैपिटल N/n से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों ऐसा कर दिया, क्योंकि अगर हम b² यानी b का समेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, यानी 3N/3v, और ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। देखो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा समेशन ऑफ ये स्क्वायर, और एवरेज वेलोसिटी के स्क्वायर यानी रूट मीन स्क्वायर, यानी हो जाएगा BRMS, ठीक है। ये हमने पहले बताया था, वहाँ से देख लोगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो तो यहाँ से इसको रिप्लेस किया गया, देखो BRMS को यहाँ से यहाँ ये P से मल्टीप्लाई कर दिया, और V और PV बराबर nRT से हमने रिलेशन किया, तो 3P/m लिख दिया, तो 3nRT/n मॉलिक्यूलर वेट और स्क्वायर रूट 3RT/ मॉलिक्यूलर वेट BRMS, और BRMS की वैल्यू यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करोगे m/v BRMS, ठीक है। एक बार मैं यहाँ से फिर से बता देता हूँ, ये जैसे कि हो गया, देखो ये इसके बराबर है, BRMS जगह पे यहाँ पर रखोगे तो यहाँ जो प्रेशर आ जाएगा, तो प्रेशर आ जाएगा, ये हो जाएगा m × में BRMS, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई m × में वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ से 1/3 डेंसिटी × VRMS का होल स्क्वायर, तो ये प्रेशर में रिलेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन किया गया था। तो निकालने के लिए सिंपल से एक तरीका बताओ, जैसे कि देखो अगर प्रेशर आपको निकालना है, ठीक है, अगर आपको प्रेशर निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया ये क्या होता है, प्रेशर होता है। अब अगर आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, अगर कोई मॉलिक्यूल कोलिजन हो रहा है, तो सबसे पहले आप निकालोगे मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकाल लोगे तो यहाँ से आपको फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। यानी अगर आपको प्रेशर निकालना, सबसे पहले आप फोर्स निकालोगे, फोर्स में एरिया से डिवाइड कर दोगे तो प्रेशर आ जाएगा। इस फोर्स को निकालने के लिए हम मोमेंटम से निकालते हैं, यानी हम रिवर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो मोमेंटम निकालोगे और वहाँ से स्पीड निकालोगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात की है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर ईच वाल, यानी अगर हम ईच वाल, देखो हमारे पास टोटल 6 वाल होते हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर एक वाल की बात करें तो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल टकराएंगे n/6, ठीक है, टोटल का 16। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच एक्सिस की बात करते हैं, एक एक्सिस पे कितना टकराएंगे, तो हो जाएगा n/3, ठीक है, यानी टोटल अगर 3 एक्सिस है तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने बताया b²x b² एवरेज का y, यानी BRMS x डायरेक्शन, BRMS y डायरेक्शन, BRMS इन z डायरेक्शन, तो टोटल BRMS का 1/3 होगा, ठीक है, टोटल BRMS का 1/3 होगा, यानी BRMS XYZ डायरेक्शन में BRMS का स्क्वायर रूट में 3 होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में। डिग्री ऑफ फ्रीडम में बात कर लेते हैं, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज मॉलिक्यूल्स, या फिर एटम की बात करें मोशन में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा नहीं दिख रहा होगा नीचे पे, तो थोड़ा सा भी वीडियो टिल्ट कर दूंगा तो आप देख लेना कैमरा के हिसाब से। तो यहाँ से देखो हमने बात किया है डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट यानी कितने इंडिपेंडेंट तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल्स या एटम मोशन कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन, यानी जो मॉलिक्यूल्स हो गए 3 तरीके से मोशन करते हैं, या तो ट्रांसलेट कर सकते हैं XYZ डायरेक्शन में, रोटेशन कर सकते हैं XYZ डायरेक्शन में, या वाइब्रेशन कर सकते हैं XYZ डायरेक्शन में। उसके हिसाब से हमने 3 टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम कर दिया, ठीक है। अगर हम मोनो एटॉमिक की बात करते हैं, कोई मोनो एटॉमिक है, सपोज X और ये Y हो गया और ये Z हो गया, ठीक है, XYZ डायरेक्शन होगी। और अगर मोनो एटॉमिक होगा तो इसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगी, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगी, जबकि रोटेशनल क्या होगा, 0 होगा। इसलिए टोटल कितने हो गए मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर डायटॉमिक हो जाए, ठीक है, सपोज ये डायटॉमिक हो गया, तो इसके पास सबसे पहले ट्रांसलेशनल होगी, तीन ट्रांसलेशनल हो गई। रोटेशन की बात कर रहा हूँ, रोटेशन एक तो ये इसके अलॉन्ग एक्स के अलॉन्ग हो नहीं पाएगी, वाई के अलॉन्ग हो जाएगी और जेड के अलॉन्ग हो जाएगी, यानी 2 रोटेशनल हो जाएगी, वाइब्रेशन इसमें हो नहीं पाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। अगर ट्राई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक में 2 बात कर लेते हैं, एक लीनियर एटम्स होते हैं, एक नॉन लीनियर एटम्स होते हैं। लीनियर में जैसे अगर बात करूँ CO2 की, CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे अगर लीनियर है तो इसकी ट्रांसलेशनल 3 हो जाएगी, और रोटेशनल भी, यानी ये डायटॉमिक की तरह बिहेव करेगा तो वो भी क्या हो जाएगी, रोटेशनल 2 हो जाएगी, यानी टोटल कितना हो जाएगा 5। अगर ये नॉन लीनियर है यानी कुछ इस तरीके से हो जाएगा,
नॉन लीनियर हो जाए तो यहाँ पे इसके पास 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल आ जाती है, इसलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 6। यानी एक बार फिर से बताते हैं, अगर मोनोटॉमिक है 3, डाईटॉमिक है 5, ट्राईटॉमिक है 5 और 6। 5 तब जब नॉन लीनियर हो जाए, नॉन लीनियर का मतलब ये डाईटॉमिक की तरह बिहेव करे, और सॉरी लीनियर, अगर नॉन लीनियर है तो इसमें एक रोटेशनल इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसके बाद एक नोट पॉइंट करने के, ये सारी चीज़ें था एवरेज टेम्परेचर पे यानी लो टेम्परेचर पे, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अगर टेम्परेचर को हाई कर दिया जाए, अगर टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, जो डाईटॉमिक होती है इसके पास 3 तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन भी आ जाती है। यानी ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2 और वाइब्रेशनल की बात करते हैं 2 ऐड हो जाती है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है 7। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। जो देखो एजम्पशन टाइप होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वही ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, अगर कोई डाई एटॉमिक है, अगर हाई टेम्परेचर की बात कर दिया जाए तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाएगी, ना कि 5, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल लॉ ने इन्होंने क्या बोला था कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे एमंग ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उसके डायरेक्शनल में, यानी उसी के साथ उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कर दें, अगर हम बोल दें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 kT के, जहाँ पे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो एक्सपेरिमेंट वैल्यू है तो वो बताएंगे बाद में। इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर एफ है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ हो जाए, कोई अननोन हो जाए, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एफ टाइम्स के टी, ठीक है। यानी जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना इंक्रीज करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी इंक्रीज करेगी। एक बार फिर से देख लो, मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्वेशन इन्होंने बताया था जो टोटल काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल से होगी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एमंग ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उसी डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी उसकी भी इंक्रीज हो जाएगी उसी के हिसाब से। इसके बाद हम डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। डिफरेंट काइनेटिक, जैसे कि एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक, इसकी फार्मूला होता है 3/2 PV। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 3/2 P, ठीक है। P मीन्स प्रेशर, ठीक। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलर या मोलर तो हो जाएगा 3/2 RT, और यहाँ पे हमें इसको लिख सकते हैं 3/2 kT, ठीक है। ये सब कैसे लिखते हैं हमने ये पहले बता दिया है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो सीधे लिख लो, याद हो जाएगा। पिछले वाले लेक्चर देख लोगे थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट यानी अगर हम इससे लिख सकते हैं Q में MC ΔT। ये कहाँ से आया ये हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, जो वहाँ पर चलती है उसी के हिसाब से। तो यहाँ से अगर हम C की बात कर लेते हैं, जो C हो जाता है Q/T हो जाता है, तो इसी हिसाब से चलता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और हमने पिछले लेक्चर बताया था जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है ये कांस्टेंट होता है, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, यानी टेम्परेचर पे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं मोनोटॉमिक है, अगर मोनोटॉमिक गैस है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, मोनोटॉमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितनी है 3 है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, 3/2 kT, यानी इसके तरीके से मैक्सवेल लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा 3/2 kT। जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उसी के हिसाब से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, 3/2 kT। तो इंटरनल एनर्जी, अगर हम इसकी इंटरनल एनर्जी की बात करें तो हमने बताया था जो इंटरनल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 kT। अगर हम N0 से मल्टीप्लाई कर दें, N0 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हो जाएगा RT, क्योंकि जो यहाँ पे हमने बताया था जो R में अगर R0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है कि, तो यहाँ से वो चीज़ें रिलेशन करके आ जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक, इसका नाम समझना, मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो du/dt यानी हीट या इंटरनल एनर्जी du/dt इज इक्वल टू 3/2 R, ठीक है। टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया जाए, यानी टेम्परेचर यहाँ से हटा दोगे तो ये जो बचेगा वो हो जाएगी उसकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम डाईएटॉमिक की बात करते हैं, अगर हमारे पास डाईएटॉमिक होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 5, तो मैक्सवेल लॉ से तो 5/2 kT हो जाएगा, 5/2 kT हो जाएगा। तो यहाँ से मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम 5/2 R, यानी टेम्परेचर काट दो तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास है मीन फ्री पाथ। इसका मतलब हो जाएगा जैसे कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, उसका सक्सेसिव
कोलिजन, यानी एक के बाद दूसरा इनके बीच में जो डिस्टेंस आता है उसको हम बोलते हैं लैम्डा एम, यानी मीन फ्री पाथ। यानी सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज मीन फ्री पाथ, इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू में 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 पाई डी स्क्वायर divided by mu, where mu is n divided by v here volume, n number of molecules, और यहाँ पे जो म्यू को बोला गया है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो उसके डिसाइड करते हैं म्यू को। और यहाँ से लैम्डा यहाँ पे जो डी होगा वो होगा डायामीटर। ठीक है, आई होप आपको ये जितने टॉपिक्स मैंने बताया इस एक्सप्रेशन करने के लिए कैसे बताया, हमने बताया कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स के प्रेशर के बारे में बात करना है तो सबसे पहले फोर्स के बारे में बात करो, और फोर्स अगर कोलिजन चल रहा है तो वहाँ पे मोमेंटम ज़रूर आएगा, कंजर्वेशन मोमेंटम जो भी है। ठीक है, तो वो चीज़ें आएंगी, चेंज इन मोमेंटम से निकाल लोगे तो, और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने टकराएंगे फेस पे, उसके एक्सिस पे, ये सारी चीज़ें बता दिया। इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बता दिया, डिग्री ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज से कोई भी मॉलिक्यूल हो या एटम हो मोशन कर सकता है, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट करती है। इट इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। यदि हम बात करते हैं मोनोटॉमिक की बात करते हैं तो ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 0, यानी टोटल हो जाएगा 3, डाइटॉमिक 5, ट्राइटॉमिक 5 और 6। ये जो नोट पॉइंट था, अगर हाई टेम्परेचर होता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और ये इसके मैक्सवेल इक्वेशन, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट और मीन फ्री पाथ। तो यहाँ पे जितने हमने कॉन्सेप्ट बताया, ये आज का जो सेकंड लेक्चर था ये यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स से बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं, तो अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी, आप इंजीनियरिंग करते हो, मेंस या एडवांस के बाद किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, और उसको जे मेंस या एडवांस लेवल में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सारी चीज़ें समझना भी ज़रूरी है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। उसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।